को आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास हम लोग लिमिट में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग बेसिक डेफिनेशंस देखे थे, और उसमें हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म देखे थे और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देखे थे। हालांकि वो एकदम बेसिक था और इतना हम लोग पहले भी 11th के टाइम में पढ़े थे। थोड़ा संडे में क्लास हम लोग का चलता था, कॉमन क्लास लिमिट का और डिफ्रेंसिएशन का, तो उसमें हम लोग करे भी थे। हालांकि हम 0 लेवल से फिर से पढ़ा रहे हैं, और जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड वाले बैच का बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है। इसका मेन कारण यही था कि लिमिट के बाद कंटिन्यूटी से मेन 12th का कैलकुलस स्टार्ट होता है, लिमिट का टॉपिक 11th में आता है, लेकिन IIT वाले को तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है वो बिना लिमिट पढ़े हम लोग नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं उसको शुरू का एक लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर कम से कम कर लोगे तब कंटिन्यूटी समझ में आ जाएगा। ऐसे 3 लेक्चर करने के बाद अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन जेई वाले के लिए हम लोगों को 5 या 6 लेक्चर लिमिट में आएगा, और काफ़ी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पूरे कैलकुलस का बेस है लिमिट। हम शुरू से ही आप लोगों को बता रहे थे कि फंक्शन, लिमिट, फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट, ये एकदम बेस होता है कैलकुलस का। उसके बाद का सारा टॉपिक बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। सारा चीज़ इसी पर डिपेंड रहता है। जैसे कि आप डिफ्रेंशिएशन करते हो या इंटीग्रेशन करते हो, सब जगह फंक्शन का यूज होता है अच्छा खासा, ठीक है। ग्राफ का तो रेगुलर यूज होता है, आप लोग देख ही रहे हो। फिर लिमिट का भी काम पड़ता है आगे इंटीग्रेशन सब में भी, और भी जगह कैलकुलस में भी, है ना। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सीरियस लेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर जेई में रहता है, और बड़ी बात यह है कि 100% स्कोरिंग है। जैसे और कोई टॉपिक अगर रहता है कैलकुलस में तो उसको हम 100% स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जितना डिटेल में पढ़ते हैं तो बच्चे सारे टॉपिक को ऑलमोस्ट स्कोरिंग बना लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये कमिट नहीं कर रहे कि बाकी टॉपिक 100% स्कोरिंग होता है, लेकिन लिमिट में ये कमिट कर रहे हैं। कैलकुलस का 2 चैप्टर होता है, एक लिमिट और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर आप 2-3 दिन अच्छे से वर्क कर लोगे तो जेई में कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो 100% सॉल्व होगा। खास करके हम लोग लिमिट में बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन बिना लिखे ही सॉल्व हो जाएगा लिमिट का, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे से वीडियो को समझोगे तो फिर सही रहेगा, ठीक है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग इंडिटरमिनेट फॉर्म, और वो 7 टाइप का था, ठीक है। इसमें कैसा पढ़े थे, 0/0 का मेन फॉर्म था एक, उसके बाद बताए थे आप लोगों को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसके बाद बताए थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद बताए थे 0 इंटू इन्फिनिटी, उसके बाद बताए थे इन्फिनिटी टू दी पावर 0, 1 2 3 4 5 हुआ। उसके बाद बताए थे 0 टू दी पावर 0, और एक बताए थे 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। ये 7 टाइप होता है, और इसी पर सारा क्वेश्चंस रहता है लिमिट का, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म होता है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। मतलब उसमें लिमिट का कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा वहाँ, ठीक है। और इन सारे फॉर्म पे अगर होता है तो हम लोगों को लिमिट का जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे इसी फॉर्म के लिए पढ़ेंगे मेनली, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ना 90% क्वेश्चन 0/0 फॉर्म पे होता है, कुछ क्वेश्चन इन्फिनिटी फॉर्म पे होता है, और बाकी सब, और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है IIT के लिए, ठीक है। बाकी सब पे बहुत कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में 0 के पावर इन्फिनिटी को भी मान लेता है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये नहीं, हम बताए थे नोट में, ठीक है। 0 के पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसमें हल्का चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि 0 प्लस पे पावर इन्फिनिटी करोगे तब भी ये 0 होगा, और 0 माइनस पे इन्फिनिटी करोगे तब भी ये 0 ही होगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि हम लोग इसमें हल्का सा चेंज करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे बाकी में देखो, मान लो इसी को देखते हैं तो हम जानते हैं कि 1 प्लस पे अगर इन्फिनिटी पावर करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। क्यों होगा इन्फिनिटी? क्योंकि 1 प्लस का मतलब 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा में पावर बढ़ाओगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ते जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, जैसे इन्फिनिटी पावर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली 1 है उस पर पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये एग्जैक्टली 1 होगा, और 1 से थोड़ा 1 माइनस और 1 प्लस में कितना का डिफरेंस, एकदम माइनर डिफरेंस है, मतलब उसको हम 1 ही लिखते हैं। अगर हम आंसर्स लिमिट का कोई रिजल्ट आता है तो अगर 1 प्लस आ रहा है तो इसको लिखते 1 ही है हम, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है ही नहीं। लिमिट का जो भी रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। इनपुट भी अप्रोक्सीमेट डालते हैं और आउटपुट भी अप्रोक्सीमेट निकलता है, ठीक है। लिमिट पढ़ा ही इसलिए जाता है। तो यहाँ पर देखो तुम 1 प्लस 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी अगर करते हो तो ये हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा कम हो गया, और जैसा कि हम सब जानते हैं 1 से कम पे अगर पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। जैसे मान लो 1 से थोड़ा कम ले लो
1/2 ले लेते हैं, 1/2 तो बहुत कम है, लेकिन 1/2 पे ही सोचते हैं। पावर 2 करने पे 1/4 होगा, पावर 3 करेंगे तो 1/8 होगा, पावर 4 करेंगे 1/16 होगा, घटते जा रहा है। और पावर 100 कर देंगे तो 1/2 की पावर 100, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया वो। और सोचो पावर अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 से थोड़ा भी कम रहेगा रिजल्ट तो उस पर पावर इन्फिनिटी होने से वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब देखो डिफरेंस यहाँ पे 1 प्लस पे इन्फिनिटी आया था, 1 माइनस से पावर इन्फिनिटी करने पे 0 आ गया था। तो थोड़ा सा चेंज हुआ तो बहुत बड़ा फर्क दे दिया आउटपुट में, इसीलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इंडिटरमिनेट मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। एग्जैक्ट क्या होगा वो नहीं कह सकते हैं, वो लिमिट में लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो अलग अलग तरह से वो आता है, ठीक है। तो इस कारण से ये सारा फॉर्म जो है ना वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है और इसी पर सारा क्वेश्चन हमारा होगा लिमिट का, ठीक है। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ। तो आज हम आगे पढ़ते हैं लिमिट में, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। तो आज हम लोग लिमिट में कुछ फार्मूलाज और प्रॉपर्टीज वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग समझिएगा सही से। नोट थोड़ा स्पीड में करना है। देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट लिमिट का प्रॉपर्टीज नोट करो सब लोग। प्रॉपर्टीज क्या सब होगा इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट, लिमिट अगर हम लोगों का ऐसा रहता है, इफ लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू L1 एंड लिमिट x टेंस टू a gx, दो फंक्शन है f(x) और gx इज इक्वल टू L2, ठीक है। देन इसका फर्स्ट नंबर लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस gx, अगर दो फंक्शन का सम रहेगा तो दोनों में अलग अलग हम लिमिट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, और जैसा कि हम देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या था, L1, यानी ये हो गया आपका L1 प्लस L2। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस gx, अगर दो फंक्शन का डिफरेंस है और बाहर से लिमिट लगा हुआ है तो हम दोनों फंक्शन में लिमिट लगा सकते हैं। यानी कि लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंस टू a gx, दैट इज L1 माइनस L2, ठीक है। आगे देखो सी नंबर, लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू gx, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तब भी हम दोनों में लिमिट यूज कर सकते हैं अलग अलग। यानी कि लिमिट x टेंस टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंस टू a gx, और ये L1 था और ये L2 है, L1 इंटू L2 हो गया, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में अगर लिमिट लगा रहता है बाहर से तो हम लोग उसका अंदर में दोनों फंक्शन में इंडिविजुअली लिमिट यूज करके हम लोग फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट डिवीजन में एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो जाएगा तो वहाँ अनडिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी लिख रहे हैं कि अगर हम लोग का दो फंक्शन का डिवीजन रहेगा तो नीचे वाला जहाँ 0 होगा तो वहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है। हालांकि फंक्शन में ऐसा लिखा रहता है, जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पर ये चीज़ मेंशन रहता है कि उस लिमिट पे नीचे वाला चीज़ 0 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर रहेगा तो फिर वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे, जल्दी से नोट करो। तो हम लोग अब देख रहे हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। डी नंबर,
लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx रहेगा, तब यहां पर भी हम अलग अलग लिमिट यूज कर सकते हैं। x टेंस टू a fx अपॉन लिमिट x टेंस टू a gx, ठीक है। और ये रिजल्ट हम लोग का देगा L1 अपॉन L2, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि L2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए वहां पर, ठीक है, तब ये रिजल्ट देगा। नहीं तो L2 अगर 0 होगा तो वहां अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट था। इसके बाद हम एक और इसमें बता देते हैं, कंपोजिट फंक्शन में जो कंपोजिशन होगा उसके अंदर लिमिट लगा सकते हैं। जैसे x टेंस टू a f ऑफ gx, अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया तो वहां पर हम लोग लिमिट का यूज कर सकते हैं अंदर में, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ लिमिट x टेंस टू a gx, दैट इज ये क्या होगा f ऑफ L2। लेकिन देखना ये होगा कि f ऑफ L2 डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन आ गया, ठीक है, और इसमें अगर लिमिट लगाए उस फंक्शन का लिमिट का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो लॉगरिथम तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए जब कंपोजिट फंक्शन होता है तो वहां फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, वेयर f ऑफ L2 इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही बनेगा, नहीं तो फिर ये बनेगा नहीं। मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होता, अगर होगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इफ fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function, then if fx is a polynomial function then limit x tends to a fx is equal to fa। तो यहाँ पे अच्छा बात ये है कि हम लोग को कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जैसा कि हम लोग फंक्शन में भी पढ़े थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल, मतलब कुछ भी x रखो तो वो डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड कभी भी नहीं होता है। आखिर डोमेन किसी का ऑल रियल होने का क्या मतलब होता है, x का कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा होगा उसको, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल में x का कोई वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा, तो यानी उसमें अगर लिमिट भी लगा हुआ है डायरेक्ट fa के बराबर हो जाएगा वो। जैसे एक एग्जांपल करवा देते हैं, हम लोग का बेसिक लेवल का जो 11th का बुक है उसमें इस तरह का भी बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, तो वहां पर सोचना नहीं है फार्मूला, लिमिट का क्वेश्चंस या फार्मूला सिर्फ इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए होता है, ठीक है। जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म बताएं 7 फॉर्म था, उसी पर अगर कोई क्वेश्चन होगा तब वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसी के लिए जितना भी फॉर्मूला बताया जाएगा आगे, तो सारा फॉर्मूला इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। अगर उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है, तो उसी का एक टाइप ये भी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग का दे दिया जाए लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, एक पॉलिनोमियल है और लिमिट निकालना, तो यहाँ तो ऐसे भी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मेंटेन हो रहा है, देख ही रहे हो तुम लोग, तो वैल्यू पुट करो, सीधे हो गया आपका। ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग फंक्शन को फंक्शन टाइप से लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, देन अगर पूछा जाएगा लिमिट x टेंस टू 2f(x), तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे वो सीधे सीधे हम लोग का f2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे लिमिट के कोई फॉर्मूला लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ निकालना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसमें ग्राफ भी बनाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ स्मूथ होता है और कहीं भी ग्राफ में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता है। और हम फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताए थे कि लिमिट पढ़ा क्यों जाता है, आखिर मैंने कोई भी चीज कैलकुलस का कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है, तो सारे चैप्टर्स का एकमात्र उद्देश्य है ग्राफ को ठीक करना, ग्राफ सिखाना, ठीक है। आप ये समझ लो हर चैप्टर में ग्राफ को ही इंप्रूव करना होता है,
इसीलिए हम लोग कैलकुलस फंक्शन में काफ़ी सारा ग्राफ्स देखे हैं, लेकिन हर चैप्टर का आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, तो ये पाओगे कि ग्राफ को अच्छा से बनाने के लिए ही कैलकुलस बना है सारा चैप्टर्स। ठीक है, अभी लिमिट का बात है तो हम आप लोगों को एक एग्जांपल दिए थे पिछले क्लास में कि जैसे कि कोई ग्राफ है इस तरह का मान लो, और ये कोई भी ग्राफ है fx, ठीक है। अगर इस ग्राफ में यहाँ पर होल है, मतलब ये जो है ना यहाँ पे अनडिफाइंड है, वो हम देख रहे हैं कि a के सामने सामने अनडिफाइंड है, लेकिन अगर हम fa निकालेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि a पर तो फंक्शन ही नहीं है, खाली है वहां पर। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये जो ग्राफ है इसमें ये होल दिख रहा है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है, तो इसको इसका लोकेशन क्या है, मतलब किस जगह पर है। लोकेशन मतलब जानते हो, कोऑर्डिनेट, यानी कोई भी जो हम लोग कोऑर्डिनेट क्यों बना था, कोऑर्डिनेट मतलब होता है हम लोग जो यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते थे उसी का इक्वेशंस और पॉइंट से नंबर से रिलेट कर दिया गया था, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना था। जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन होता था, बस एक लाइन खींच, जैसे कोई नाम नहीं था, एक पॉइंट है, एक सर्कल है, लेकिन वही चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका एक नाम होता था, ये सर्कल है तो इसका ये इक्वेशन होगा, ये है तो इसका ये इक्वेशन होगा, सबका अलग अलग नाम हो गया था। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि चलो ये हम इस कर्व में देख रहे हैं कि यहाँ पर होल है या ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इस तरह का रहेगा, कुछ दूर के लिए ये है, कंटिन्यूटी में यहीं से 12th क्लास स्टार्ट होता है कैलकुलस। ठीक है, अब ये ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ हो गया। अब ये ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है किस जगह पर है, मान लो ये तो निकल जाएगा, यहाँ पर डिफाइंड है, लेकिन इसके जस्ट बाद का चीज जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा नहीं बता सकते हो आप। और ऐसे भी हम बेसिक मैथमेटिक्स बताए थे पहला लेक्चर में कि हम लोग किसी भी नंबर के जस्ट बाद और जस्ट पहले का नंबर नहीं बता सकते। जैसे मान लो 5 कोई नंबर है, अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है बताओ, तो तुम्हारा आंसर यही होता है कि हम नहीं जानते हैं क्या होगा। ठीक है, वो अनडिफाइंड चीज है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5 रेशनल है तो उसके जस्ट बाद जो भी कोई होगा इरेशनल होगा, लेकिन इरेशनल क्या होगा वो नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये होल है, हम यहाँ पर बस a माइनस और a प्लस निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट पे तो फंक्शन ही नहीं है, तो a माइनस और a प्लस किसके लिए बना है, लिमिट के लिए बना है। लिमिट से ही उसका वैल्यू डाल सकते हैं उसके अंदर, लिमिट x टेंस टू a माइनस, लिमिट x टेंस टू a प्लस, और तब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आएगा l। ये fa नहीं है, fa तो है ही नहीं, अनडिफाइंड है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आया l, तो हम लोग ये कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fx जो है l है, यानी इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो a l के आसपास होगा। a l एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जो है a के मतलब क्या, टेंस टू a मतलब बढ़ते बढ़ते a हो सकता है या घटते घटते a हो सकता है। नहीं, जैसे मान लो यहाँ 5 रहता तो 0 से बढ़ते 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 5 पहुंचता धीरे धीरे, या 10 से घटते 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 5 पहुंचता, दोनों का मतलब टेंस टू 5 है। ये तो a तो अननोन क्वांटिटी है ना, तो 5 के आसपास आने पे fs का वैल्यू l के आसपास हो रहा है, तो ये लिमिट है। तो लिमिट में मतलब जो ग्राफ में कहीं ब्रेकिंग पॉइंट होगा या ग्राफ में होल होगा, इसका पता बिना लिमिट का हम नहीं लगा सकते हैं। इतना सारा ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इस तरह का ग्राफ अगर आएगा बनाने के लिए तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसी के लिए लिमिट बना है मेनली। और उसके बाद का चैप्टर कंटिन्यूटी है, उसमें यही सब हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस कितने तरीका का हो सकता है, ग्राफ कितने तरीका से टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो वो सब डिटेल में पढ़ना है उसमें ना। हर चैप्टर ग्राफ के लिए बनाया गया है। उसके बाद का चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, IIT का एकदम फेवरेट चैप्टर है। उसमें ग्राफ का स्मूथनेस देखते हैं, मतलब ग्राफ स्मूथ है या ग्राफ में कॉर्नर है या ब्रेकिंग पॉइंट है, वो सब चीज पता करते हैं। ठीक है, वो सारा चैप्टर्स कैलकुलस का 1 बाय 1 जो है ना ग्राफ को इंप्रूव करने के लिए बनाया है। और आप अगर AOD तक पढ़ लोगे कैलकुलस में तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, नॉलेज होगा तो। और आपको पता है कि ISI में लगभग 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव का, और हर साल एक क्वेश्चन रहता है सिर्फ ग्राफ बनाने का, मतलब कोई फंक्शन दे देगा, उसका डेरिवेटिव बताइए और ग्राफ खींचिए, बस ये क्वेश्चन रहता है हर साल। तो एक ग्राफ खींच पाना आसान काम नहीं है। आप लोग इतना ग्राफ पढ़े हो, लेकिन अभी आप ग्राफ का 10% चीज भी नहीं जानते हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए, लेकिन किसी भी जनरल फंक्शन में ग्राफ बना देना अभी संभव है। जब तक हम लोग कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे आगे तक, तब तक ये सब संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ को इंप्रूव करने के लिए लिमिट है और आगे का भी चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, बाकी हम फार्मूलाज पढ़ते हैं पहले, तभी हम इसका वैल्यूज वगैरह से बता सकते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाएंगे तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा, -b/2a, -3/2 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और डिस्क्रिमिनेंट चूंकि नेगेटिव है तो कुछ इस तरह का होगा। हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका। ठीक है, तो
अब हम जैसा कि देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f2 हो गया, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, कैलकुलेट करो तो ये 4 हो गया, प्लस कितना 6 प्लस 5, तो 11 प्लस 4 15, और ये इसका वैल्यू हो गया। तो ये 15 भी आया है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिट से जब भी वैल्यू आएगा तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि f2 के बराबर है, तो f2 का भी वैल्यू 15 हो रहा है, लेकिन लिमिट का भी वैल्यू 15 आ रहा है। तो लिमिट और f2 क्या होता है, जैसे मान लो अगर इसका ग्राफ होता तो किस प्रकार हम सोचते इस चीज़ को, ठीक है। ये देखो रफ कर रहे, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझो सिर्फ -b/2 यानी -3/2 पर इसका मिनिमम वैल्यू देगा। जो भी मिनिमम वैल्यू होगा कुछ ऐसा ग्राफ होगा, जो कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स होता है ऐसे केस में, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, और 2 के आसपास वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, लिमिट का। तो ग्राफ तुम देख रहे हो ऐसा है, 2 के आसपास पे ये कुछ ऐसा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ अनडिफाइंड नहीं है, तो 2 माइनस 2 प्लस और 2 तीनों लगभग 15 है। तो f2 निकालेंगे तो वो तो एग्जैक्ट 15 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा 15 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो ये अलग बात है कि यहाँ फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, तो f2 के बराबर है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर जो 12th का सिलेबस होता है फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस में, वो कंटिन्यूटी यानी ग्राफ अगर ब्रेक नहीं करता है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहीं पर हम होल्ड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो इक्वल होगा, लेकिन वैल्यू अभी डिफाइंड नहीं है। अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, f2 को यहाँ पे देते हैं वैल्यू, मान लो 10 के आसपास है और ये 15 है, इसको ऐसे बोलेंगे तब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 15 है, लेकिन एग्जैक्ट 2 पर क्या मिल रहा है 10। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हालांकि कंटिन्यूटी पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी के बारे में जो भी बोल रहे हैं वो एक्स्ट्रा बात है, वो सब अभी समझना नहीं है ज़्यादा। अभी बस ये समझना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन था और लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) निकालेंगे तो सीधे सीधे f2 हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता, इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, इसको समझना है सही से। इसी में फार्मूला कंटिन्यू हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। जो लिमिट का फार्मूलाज वगैरह सब वो सभी प्रॉपर्टी में ही आता है। तो जो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स उसको तो बस फार्मूला याद रख लेना है, 10-12 फार्मूला है। और इसमें बड़ा बात ये है लिमिट में कि ज़्यादातर 90% फार्मूला का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो अगर याद नहीं रहेगा तो 1 याद कर लो, कुछ डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है उसको याद करना है, ठीक है। बाकी का सबका 1 होता है, ठीक है, इसलिए टेंशन लेना है नहीं। लेकिन जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को डेरिवेशन समझना होगा, कैसे 1 हो रहा है और किस प्रकार। अगर वो उसको जेई वाला में क्या होगा, अगर हम 1 डाल रहे हैं, आप सोचो जरा सा, किसी फार्मूला का रिजल्ट 1 हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम बताएं अभी कि लिमिट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर वो 1 आया है तो 1 प्लस भी हो सकता है और 1 माइनस भी हो सकता है, क्योंकि वो लिमिट से आया है। अब वैसे क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, बाहर से बॉक्स लगा देंगे, तो वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा आईआईटी वालों के लिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस में बॉक्स लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगा उसका, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 प्लस में लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगा 1, लेकिन उसका वैल्यू अगर 1 माइनस हो रहा होगा, 1 से थोड़ा कम हो रहा होगा, तब बॉक्स क्या कर देगा उसको। तो वहाँ पर समझना होगा हम लोगों को भाई 1 प्लस 1 माइनस में कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो इसलिए डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x सब जानता है कि 1 होता है, लेकिन वो 1 कैसा 1 है, 1 प्लस है कि 1 माइनस है, लिखना तो वो नहीं है, लेकिन 1 तो एग्जैक्ट नहीं होता है ना, लिमिट से वैल्यू आया है तो 1 तो होगा नहीं एग्जैक्ट। तो या तो 1 प्लस रहा होगा या 1 माइनस रहा होगा। अगर ये चीज़ नहीं जानेगा, ये बोर्ड वाले के लिए नहीं है जरूरी, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं जानेगा तो इसमें क्वेश्चन दे देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ sin x/x, पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई में, तब उसका वैल्यू 1 लिख देगा तो गलत आंसर आएगा, उसका वैल्यू 0 होगा। इसलिए क्योंकि sin x/x x टेंड्स टू 0 पे 1 तो होता है, लेकिन 1 से थोड़ा कम होता है, 1 माइनस होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, अगर 1 से थोड़ा भी कम होगा और बॉक्स लग गया उसके अंदर तो क्या कर देगा, उसको 0 कर देगा, क्योंकि छोटा वाला इंटीजर होता है, जैसा कि हम जानते हैं नहीं, 2 से 3 के बीच जितने भी नंबर्स होंगे उसका बॉक्स क्या होता है 2।
तो वहां पर जानना जरूरी होता है कि उसका जो आउटपुट हो रहा होगा वो 1 प्लस हो रहा होगा कि 1 माइनस होगा। तो इसको हम यहाँ डिटेल में बताने वाले हैं, इसको समझना है सही से, ठीक है। चलिए फॉर्मूला नंबर 3 देख रहे हैं। पहले हम वही देख रहे हैं जो अभी बोल रहे थे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x, इसका जो रिजल्ट होगा 1, ठीक है। याद करने के लिए इतना ही काफी है, बोर्ड वालों के लिए इतना ही याद रखना है कि 1 होता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये रिजल्ट हम साइड में लिख दे रहे हैं, ये 1 माइनस होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, जहाँ कि बताते हैं डेरिवेशन में बताते हैं 1 माइनस क्यों होगा, ठीक है। 1 से थोड़ा कम हो रहा होगा, लेकिन 1 से थोड़ा कम लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यानी 1 माइनस का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा जस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जिसको याद रखना है आप लोगों को, पहले उसके लिए एक एग्जाम्पल करवाते हैं। और 99% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का गलत आंसर देता है, सभी स्टूडेंट। और ये हम आप लोगों के लिए नहीं कर रहे, तो 12th के लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग टारगेट बैच के लिए ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट हैं। तो टारगेट के भी स्टूडेंट्स अगर होते हैं बहुत सारे, तो अगर 100 बच्चे सामने होते हैं तो जो क्वेश्चन अभी देने वाले हैं वो अगर पूछते हैं तो 99% स्टूडेंट गलत बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आप लोग समझिए। सब लोग डिफरेंशिएशन की चर्चा डेली करते हैं, जो 12th में भी है वो भी 11th से ही कर रहे होंगे, फिजिक्स में तो रेगुलर करते होंगे डिफरेंशिएशन का यूज। और हम एक सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, सब जानता है। लेकिन वहां पर आप लोगों को देखिए बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स, सब जानता है। लेकिन यहां पर जो है अगर हम ऐसा कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर ये बताओ तुम लोग x क्या है, साइन का जो इनपुट है x वो क्या होता है, एंगल होता है। जैसे साइन 30 डिग्री है, उसका वैल्यू 1/2 है, हाँ। साइन π/6 वो भी एक एंगल है, π/6 रेडियन में एंगल है, और 30 डिग्री किस में है, डिग्री में एंगल है, बट एंगल दोनों है। यानी साइन का, कॉस का, टेन का, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका इनपुट एक एंगल होता है कोई ना कोई, ठीक है। तो यहां पर देखो डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स डिग्री, बहुत बार एग्जाम एनडीएस में तो काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री पूछा जाएगा, इसका ऑप्शन निश्चित रहता है कॉस एक्स डिग्री, और ये गलत आंसर है। तो अगर हम सिर्फ याद कर लेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहां फंस जाएगा क्वेश्चन, नहीं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब एक्स रेडियन में होगा। एक्स मस्ट बी इन रेडियन। अगर डिग्री में होगा डायरेक्ट लिखोगे तो गलत है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, देखो डी बाई डी एक्स, अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। साइन अगर डिग्री को रेडियन बनाते क्या करते, π/180 मल्टीप्लाई करते रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं। हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में, यानी x पाई हम लोग क्या करेंगे, π/180 इंटू एक्स, नहीं। अब ये रेडियन बन गया, रेडियन का सिंबल नहीं लिख रहे हैं। मान लो अगर 2 लिखा रहता है, मान लो साइन 2 लिखा रहता है, तो ये 2 क्या है, 2 रेडियन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि रेडियन ही एक ऐसा एंगल जिसको नंबर से हम रिलेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे पाई है, तो पाई मतलब पाई का 2 तरह से लोग सोच सकता है। पाई का मतलब 3.14 या 22/7 अप्रोक्सीमेट, और 180 डिग्री भी तो होता है पाई का वैल्यू। तो वहां पर लोग थोड़ा गलत सोचते हैं, पाई रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री, नहीं। अगर हम सिर्फ पाई का वैल्यू बोलेंगे तो वो एक नंबर है, उसका वैल्यू क्या होगा, 22/7। वो इरेशनल है तो एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और 3.14 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, इसलिए पाई का एग्जैक्ट डेसिमल नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। नेदर रेकरिंग नो टर्मिनेटिंग होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जहां पे इसे कोई अब जनरली हम लोग जो बोलते हैं पाई, सिर्फ पाई बोलते हैं तो सब लोग समझ लेता है क्या। अगर ट्रिगोनोमेट्री में पाई बोलते हैं तो क्या समझता है, 180 डिग्री। π/6 बोलते हैं तो क्या समझ लेता है, 30 डिग्री। π/3 बोलते हैं, π/3 रेडियन तो कभी नहीं बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। तो ये बोलचाल में बोलने वाला भी थोड़ा गलत करता है, सुनने वाला भी गलत करता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या होना चाहिए, π/3 रेडियन दैट इज 60 डिग्री, π/6 रेडियन मतलब 30 डिग्री। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे साइन 2 लिखा रहा है, तो 2 रेडियन होता है ये, ठीक है। 2 एक नंबर है, और रेडियन वाला एंगल डायरेक्ट नंबर से रिलेट हो सकता है। अगर डिग्री वाला एंगल रहेगा, मान लो 30 डिग्री है, पूछेगा इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो नहीं बता सकते हो आप, ठीक है। क्या हो, कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा।
लेकिन अगर हम π/6 बोलते हैं जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना कोई लगभग 1/2 के आसपास होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14/6, तो 1/2 के अप्रोक्सीमेट होगा, जो भी डेसिमल थोड़ा फर्क होगा नहीं। तो रेडियन अगर कहीं डिग्री सब मेंशन नहीं रहता है, सिर्फ नंबर लिखा रहता है किसी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, तो वहां रेडियन समझते हैं। इसको हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पता है ना, 2 × 180/π नहीं, अब ये डिग्री हो जाएगा, इतना डिग्री एंगल है ये 2 नहीं 2 रेडियन। खैर ये सब ट्रिगोनोमेट्री का मामला है, हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन में बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, इसको समझिएगा सही से आप लोग। तो यहाँ पर ये π/180 × x ये रेडियन हो गया, रेडियन का साइन नहीं लिखे लेकिन रेडियन समझा जाएगा इसको, ठीक है, कुछ नहीं लिखे तो रेडियन समझा जाएगा। तो क्या करेंगे हम, जैसा कि हम सभी जानते थे डिफ्रेंसिएशन में कि साइन का कॉस तो होगा ही, दैट इज क्या करेंगे हम लोग cos πx में क्या 180, अब x में जितना मल्टीप्लाई उतना बाहर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे, बाहर से π/180 मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं। अब वापस इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/180 × cos x डिग्री, दिस इज करेक्ट रिजल्ट नहीं, ये सही रिजल्ट था और ये गलत रिजल्ट था। एक बड़ा क्वेश्चन है, मतलब छोटा छोटा एग्जाम जो होता है IIT में तो नहीं पूछेगा, बट NDA हो गया चाहे स्टेट लेवल एग्जाम सब होता है उसमें तो पूछता ही पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो चलो ये तो हम लोग डेरिवेशन भी समझ गए, सब बात कैसे हो रहा क्यों हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है जो कि आप किसी से पूछ सकते हो और आप लोग इसको सही से सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री भी एक एंगल है और रेडियन भी एक एंगल, दोनों ही एंगल है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो डिफरेंशिएशन है वो रेडियन के रेफरेंस में किया जाता है, डिग्री के रेफरेंस। अगर हम ऐसा करते कि साइन x डिग्री का ही cos x डिग्री होता, समझना ध्यान से, और अगर रेडियन पूछेगा तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बताओ, x × π/180 कर देंगे तो वो डिग्री क्या बन जाएगा, रेडियन बन जाएगा। ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। अगर x रेडियन रहेगा उसको डिग्री बदलना, क्या करोगे 180/π कर दोगे तो ये डिग्री बन गया। तो हम ये कह रहे थे कि डिफरेंशिएशन के दौरान हम रेडियन में ही फॉर्मूला को पढ़ते, साइन x डिग्री का cos x डिग्री, cos x डिग्री का माइनस साइन x, जो भी था फॉर्मूला वो डिग्री के लिए ही पढ़ते। और अगर रेडियन पूछता या ग्रेड पूछता तो उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते। अब वही नहीं कर रहे हैं हम लोग, रेडियन के लिए पढ़े लेकिन अगर डिग्री पूछता तो क्या किया, हम रेडियन में कन्वर्ट किए फिर बनाए। ऐसा क्या कारण है कि रेडियन में ही हो सकता है डिग्री में नहीं हो सकता, एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि हम इस क्वेश्चन को पूरे 1 महीना के लिए इसको होमवर्क छोड़ते हैं और बहुत कम लोग इसका आंसर सही बता पाता है, क्योंकि ये यहाँ पे छोड़ते हैं और ये डिफरेंशिएशन का प्रूफ में जा करके, चूंकि इसके बीच IIT लेवल का पढ़ेंगे तो हम लोग कंटिन्यूटी आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी बहुत वास्ट चैप्टर है वो आता है, फिर डिफरेंशिएशन आता है। तो लगभग 10-12 क्लास यानी 1 महीना के आसपास क्लास के बाद हम लोग दोबारा पूछते हैं, तब भी इसका सही आंसर लोग नहीं दे पाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हम आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रख रहे हैं, आंसर ही क्लियर कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं किसी भी चीज़ का कैलकुलस में जो प्रूफ होता है, आप लोग 11th क्लास में डिफरेंशिएशन का प्रूफ पढ़े होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालने वाला, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, लिमिट का यूज होता हुआ नहीं। अगर साइन x का cos x डिफरेंशिएशन होता है, उसका प्रूफ करना है तो लिमिट से करना होता है, उसको बताएंगे आगे, से हम बताए हुए हैं पीछे 11th में, लेकिन फिर से जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम बताएंगे, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होता है, लिमिट के द्वारा, यानी कोई भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आया है उसका डेरिवेशन करना होगा, प्रूफ करना होगा तो लिमिट में जाना होगा नहीं। तो यही कारण है, और लिमिट का जो रिजल्ट होता है, अब यहाँ पे लिमिट में आ रहे हैं हम लोग, यहाँ आप लोग नोट भी करेंगे, इस चीज को तो नोट करने की जरूरत नहीं है। लिमिट का जो यहाँ पर x है ये ध्यान रखना है, x मस्ट बी इन रेडियन। लिमिट के कारण ही ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन में भी रेडियन मेंटेन है, इंटीग्रेशन में भी। इंटीग्रेशन का तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इंटीग्रेशन का दूसरा मतलब ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कैलकुलस में इंटीग्रेशन बहुत बाद जाके आया था, पहले डिफरेंशिएशन तक ही कैलकुलस बना हुआ था, इंटीग्रेशन तो आया ही नहीं था बहुत दिन तक। इसका मेन कारण क्या था कि लोग उल्टा सोचना जब स्टार्ट किया, जैसे कि आप लोग उस पर भी एक हम छोटा सा क्वेश्चंस करवाएंगे तो ये बात आप लोग क्लियर होगा। अभी प्रूफ करेंगे इस चीज को कि लिमिट के लिए रेडियन में एंगल क्यों होना चाहिए, प्रूफ हो जाएगा।
और लिमिट के लिए चूंकि एंगल रेडियन में होता है तो यही कारण है डिफरेंशिएशन के लिए एंगल क्या होगा, रेडियन में होगा, क्योंकि लिमिट से ही प्रूफ डिफरेंशिएशन का होता है। इसलिए कहीं भी कैलकुलस में जहां भी कहीं पढ़ेंगे तो वो जो जहां भी एंगल देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का वो किस में होता है, रेडियन, स्टैंडर्ड एंगल माना जाता है उसको, ठीक है। इंटीग्रेशन चूंकि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है तो ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, रेडियन। यानी पूरे कैलकुलस में कहीं भी डिग्री नहीं पढ़ना, ही समझ लेना, ठीक है। और सब चीज के जड़ में क्या है, लिमिट, लिमिट के कारण ही ऐसा होता है। अब हम एक छोटा सा बात बता रहे हैं। एक बात हम आप लोगों को बताए थे कि जो इंटीग्रेशन है वो बहुत बाद जाके बना था, लोगों के पास उसका कोई फॉर्मूला आ नहीं रहा था, और अभी भी इतना डेवलप हो चुका है वर्ल्ड मैथमेटिक्स में, फिर भी बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन अभी तक संभव नहीं है, मतलब कोई कर ही नहीं सकता है उसका इंटीग्रेशन, कोई फॉर्मूला अभी तक बना ही नहीं है। इसका मेन कारण है कि उल्टा सोचना आसान नहीं है। जैसे आप लोग काउंटिंग करते हो 1 से 100 तक जितना स्पीड गिन लोगे, क्या उतना ही स्पीड 100 से 1 गिन पाओगे, नहीं हो पाता, ठीक है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन चूंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग आराम से कर पाते, सीधा प्रोसेस होता है, उसी को उल्टा सोच पाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन टफ माना जाता है लोगों के लिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करवाते हैं, वो इंटीग्रेशन में डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस आप लोग ध्यान में रखना, बाद में सबका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आएगा, हालांकि इसका तो आ चुका है। इंटीग्रेशन में एक बात हम बताते, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ाए नहीं है लेकिन फिजिक्स में आप लोग अक्सर यूज करते होंगे, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ऐसा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो समझिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लोग टी मान लेते हैं, पुट करते हैं क्या चीज, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। जो लोग नहीं भी पढ़े इंटीग्रेशन तो समझने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो क्या करते हैं, 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे, क्योंकि x dx ही था, 2 तो नहीं था ना, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू को 1/2 अगर ले लेंगे तो यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा, दैट इज dt हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, sin t dt। ये जो d लिखा रहता है ना dx, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है t, इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t बोलते हैं, ठीक है, या dt भी बोल सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, दैट इज इसका रिजल्ट क्या होगा, -1/2 cos t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट एक जोड़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, रीजन बाद में बताएंगे, अभी चूंकि इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं रहे। फिर t का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, -1/2 cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका सही आंसर होता है। लेकिन क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग t माने थे, और यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर ये चीज को फोकस करिए। आप लोग धड़ल्ले से ये चीज करते होंगे, फिजिक्स में कुछ भी माने, मान लो थीटा मान लिया किसी चीज को, इधर भी डिफरेंशिएशन इधर भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग काम किए हैं, हालांकि हम इसको डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताए हुए थे, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए क्या किए हैं, 2x dx dt। ये ऐसा कैसे है भाई, इधर x में फंक्शन, इधर t में है, इधर x में dx इधर dt, ये तो बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। हाँ, ये आया कहाँ से, ये आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। जैसे हम लोग अगर ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, मान लो x, जिसमें मन उसमें कर सकते हैं, या तो t में कर सकते हैं या x में कर सकते हैं। हम x में ही करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 2x नोट dx। एक्स स्क्वायर का x में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, और t का x में करेंगे तो क्या होगा, dt/dx होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा 2x dx बराबर क्या, dt। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो बहुत ही गलत काम है। फंक्शन dx/dt, एक dt/ds क्या एक फंक्शन है, क्या फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं हम, ये तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे मान लो अगर हम साइन थीटा में साइन को अलग बोले, थीटा को अलग बोले, तो क्या ये संभव है। साइन थीटा खुद में एक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स में ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स मतलब -1 समझ लेंगे तो क्या होगा, 1/sin x, 1/sin x cos x होता है, और ये साइन इनवर्स अपने आप एक फंक्शन है। तो इनवर्स में जो भी चीज लिखा था खुद में एक फंक्शन है, उसको हाथ पैर तोड़ के अलग नहीं कर सकते। अगर हम इसको लिखते हैं dt/dx, तो dt/dx खुद एक फंक्शन है, जहां पर dt जो t है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे dy/dx अक्सर हम लोग सुनते हैं, तो फंक्शन क्या होता है,
फंक्शन x में y जो है x में एक फंक्शन यानी y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ऐसा होता है ना हमेशा। तो dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका करते हैं उसको वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग फंक्शन में भी पढ़े थे, y इक्वल टू एफ एक्स है तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है, तो वही चीज आगे पूरा कैलकुलस में चलता है। तो हम यहां कैसे कर दिए, ये तो गलत है, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कर लिए, ये जस्ट गलत चीज है ना। फंक्शन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो हम साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा, तो हम उसको कॉस को अलग अलग ब्रेक थोड़ी नहीं कर सकते हैं, वो तो अपने आप में एक फंक्शन होता है। तो अब इंटीग्रेशन इसीलिए बहुत लेट बढ़ा। अब यहां जब लोग देखा कि ये फंस रहा है मामला, आखिर कैसे होगा, तब ये पाया गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव, संजोग है सिर्फ, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, मतलब देखा गया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है, संजोग ऐसा है मात्र। अगर ऐसा ये क्लू नहीं मिलता ना तो फिर इंटीग्रेशन बन ही नहीं पाता अभी तक, इसके कारण ही इंटीग्रेशन आगे बढ़ पाया। ठीक है, समझ रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत, मतलब उसको डिवीजन की तरह भी सोच सकते हैं, dy डिवाइडेड बाय dx सोच सकते हैं, लेकिन यही सेकंड डेरिवेटिव में नहीं कर सकते। अगर सेकंड में हम करते हैं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। जैसे मान लो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम डी स्क्वायर वाई को अलग डी स्क्वायर, मान लो इसको 2 लिख दें और इसको अगर लिख दे अगला स्टेप में डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक इंपॉर्टेंट बात था जो कि हम बताए कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब भी कर सकते हैं, वो सब चीज हम डिफरेंशिएशन में डिटेल बताएंगे। अभी हमारा बताना मेन पर्पस था क्या, जो लिमिट में साइन एक्स बाई एक्स लिखते हैं वहां पर एक्स क्या होता है, रेडियन। और ये पूरा कैलकुलस चलेगा, आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन में यूज किए, इंटीग्रेशन में भी यूज किए, हर जगह। ये काफी इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, अब हम इसको प्रूव भी कर देते हैं कैसे रेडियन में होता है और उसका रिजल्ट 1 क्यों होता है और उससे भी बड़ा बात 1 माइनस क्यों होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। ये सब रफ किए थे, इसको डिटेल में ऑलरेडी आप लोग आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा, फिर इंटीग्रेशन में भी पढ़ाया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको हिंट कर रहे हैं, मतलब ये लिमिट का जो रिजल्ट आया वो कैसे आया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो बेटा, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये रेडियस है सर्कल का, ये सेंटर है। और एक काम करो, यहां पर इसे परपेंडिकुलर डाल दो नीचे, इसको ए इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, और इस आर्क ए बी को एल मान लेते हैं और ये जहां परपेंडिकुलर मिला है ना इसको एम मान लेते हैं। तो इस फिगर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, ये 10th में भी था। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। हाँ, या नहीं पढ़े होंगे 10th में, तो हम लोग 11th में पढ़े ही हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, जिसमें हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं x इज इक्वल टू एल बाई आर, आर मतलब ओ बी नहीं, या एल बाई आर कह सकते हैं। रेडियन नोट डिग्री, क्या ये डिग्री में पढ़े थे हम लोग, रेडियन में पढ़े थे। ठीक है, प्रूफ भी करे थे हम। अब देखो यहां पे साइन एक्स अगर निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहना, साइन एक्स अगर निकालते हैं, साइन अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ओ बी एम, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी एम में साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज वेरी गुड, बी एम अपॉन आर। ठीक है, ये साइन एक्स का वैल्यू होगा। अब हमको क्या चाहिए, साइन एक्स बाई एक्स चाहिए। अगर हम लिखते हैं साइन एक्स बाई एक्स तो आर तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो क्या देगा, बी एम बाई एल, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बी एम बाई क्या देगा, एल, या एल मतलब क्या होगा, आर के ए बी। और ये सब लोग स्पष्ट देख रहे हो, बी एम और आर के ए बी में कौन बड़ा है लेंथ वाइज, एल बड़ा है कि बी एम बड़ा है,
एल बड़ा है, सीधा दिख रहा है भाई, ये सीधा लेंथ और ये घूम के जा रहा है, तो कौन बड़ा होगा? एल बड़ा होगा, है ना? एल बड़ा होगा किससे? बीएम से। लेकिन अगर ये एंगल जो दिख रहा है एक्स, उसको बहुत छोटा कर देते, ये डिफरेंस कमते जाएगा धीरे धीरे। अब ये जितना बड़ा एंगल रखोगे ना उतना बड़ा, ये रफ कर रहे हैं हम, ठीक है? हम एक बड़ा एंगल लेते हैं, ठीक है, एक्स के लिए। देखो यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ मिल रहा है, नहीं कितना बड़ा डिफरेंस दिया, नहीं ये यहाँ भी है, ये बी, ये ए, ये ओ, नहीं यहाँ बी एम और एल में ज़्यादा डिफरेंस है, एल बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे। अगर एंगल बहुत छोटा करेंगे, एकदम छोटा एंगल ले रहे हैं, एकदम छोटा सा एंगल ले रहे हैं, ठीक है, और भी छोटा ले सकते हैं, तो अब देखोगे तुम तो ये डिफरेंस क्या बहुत ज़्यादा कम है। अगर एंगल और भी छोटा करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा? घटते जाएगा, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? घटते जाएगा। और एक टाइम होगा अगर एंगल एकदम टेंस टू जीरो ले लेंगे तो ये डिफरेंस रहेगा ही नहीं, लगभग इक्वल हो जाएगा दोनों। और आप लोग शायद ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े भी होंगे कि इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम यहाँ से मून को देख रहे हैं, मून का डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ से मून का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आंख पे कितना एंगल बनाता है? पढ़ा होगा ऐसा क्वेश्चन अक्सर, आंख पे जो मून है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते थे, मून का डायमीटर क्या लेते थे? एल, और यहाँ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या होता था? आर, और थीटा इक्वल टू एल बाय आर करते थे तो एंगल निकल रहा था, नहीं रेडियन में। वो एंगल किस में होता था? अगर डिग्री में पूछेगा तो फिर कन्वर्ट कर लेंगे उसको रेडियन को डिग्री में। तो यहां सोचने वाली बात यह है कि मून का डायमीटर तो सीधा होगा, तो एल की तरह कैसे काम कर रहा है? डायमीटर को हम लोग क्या लिए थे? एल। तो वो इसीलिए लिए थे क्योंकि मून यहां से आंख पे बहुत छोटा एंगल बना रहा है। अगर तुम 2 उंगली के छेद से भी मून को देखो तो पूरा मून दिख जाएगा। ऐसा क्यों? मून बहुत छोटा तो नहीं है, बहुत दूर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप बड़ा सा अपार्टमेंट को बहुत दूर से देखोगे तो आंख पे बहुत छोटा एंगल बना रहा है, लेकिन अपार्टमेंट के करीब जाकर देखोगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, नहीं मतलब आंख से तो खैर देख ही नहीं पाओगे, आपको गर्दन को भी ऐसे उठाना पड़ेगा तब देख सकते हो, नहीं। दैट इज जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे तो वो थिंग्स आपको बहुत बड़ा दिखता है, दूर जाओगे तो क्या छोटा दिखेगा। तो छोटा क्यों दिखता है? एंगल छोटा बनता है। वो बड़ा क्यों दिखता है? एंगल बड़ा बनता है, नहीं। तो मून चूंकि बहुत ज्यादा दूर है अर्थ से, तो आंख पे बहुत छोटा एंगल बना रहा है। बहुत बड़ा साइज होने के बावजूद भी आंख में कितना बना रहा है? छोटा एंगल बना रहा है, स्मॉल, एकदम निग्लेजेबल एंगल बनाता है। इसलिए उसका जो डायमीटर है ना वो आर्क की तरह काम करता है, ठीक है, आर्क की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए हम लोग उसके डायमीटर को ही आर्क ले लिए थे। तो वही काम यहाँ भी हो रहा है। एंगल चूंकि बहुत छोटा होगा तो एल और ये जो लेंथ है सीधा वाला, वो दोनों क्या होता है? इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट इक्वल तो होगा नहीं कभी भी। क्या एग्जैक्ट इक्वल होगा? कभी अप्रोक्सीमेट होगा हमेशा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आया तो इसीलिए लिमिट में इसका काम आ गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इफ x टेंस टू 0, अगर x एकदम टेंस टू 0 हो जाए, ठीक है, देन क्या होगा? bm इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या? l इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। bm जो है ये सीधा लेंथ है, वो l के बराबर होगा कब? जब x टेंस टू 0। 0 मतलब क्या? बहुत छोटा एंगल। 0 मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं, आप लोगों को पहला क्लास में बताया था, याद करना। x टेंस टू 5 का मतलब ही होता है x नॉट इक्वल टू 5, बताए थे ना। लोग इसका ठीक उल्टा भी नहीं समझता। कोई भी आदमी अगर लिमिट को एक्सप्लेन नहीं करेगा सही से, सिर्फ फॉर्मूला बताएगा, तो x टेंस टू 5 का मतलब क्या समझेगा? x 5 हो रहा है, जबकि हर जगह लिमिट में यही मतलब होता है। x टेंस टू 5 का मतलब x 5 नहीं हो रहा है, 5 के जस्ट पहले और जस्ट बाद हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली 5 नहीं हो रहा है x। तो उसी प्रकार x टेंस टू 0 मतलब 0 के आसपास, बहुत छोटा एंगल, ठीक है। तो ये आर्क और bm इक्वल हो गया, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x अगर निकालेंगे, sin x बाय x अगर निकालेंगे तो ये bm और l चूंकि इक्वल हो गया है, तो 2 इक्वल वैल्यू को डिवाइड करने पे क्या होता है? 1। ये 1 तो होगा, लेकिन ये बताओ तुम लोग, कभी भी ये जो bm है वो l से बड़ा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा बड़ा, हमेशा छोटा होगा। अप्रोक्सीमेट इक्वल हुआ था जाकर के, नहीं एकदम जब एंगल टेंस टू 0 हुआ था तब जाके ये इक्वल किसी तरह से हो पाया था, लेकिन हर हमेशा l बड़ा ही रहेगा bm से। तो छोटा में अगर बड़ा क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा होगा, कम होगा? कम होगा। 1 तो हो रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना हो रहा है? 1 से थोड़ा कम हो रहा है, नहीं अप्रोक्सीमेट 1 हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सोचेंगे तो क्या होगा ये, इसलिए यहां लिखे थे, नहीं। इसके बाद का जो फॉर्मूला होगा बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और अब इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि हम इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। x टेंस टू 0, अगर sin x बाय x का बॉक्स पूछेगा तो अब बताओ क्या होगा? इसका वैल्यू 1, बहुत लोग इसका वैल्यू 1 बताता है क्योंकि बॉक्स है बस इसके अंदर लिमिट ले गया। सुनो ध्यान से, बॉक्स है तो इसके अंदर लिमिट ले गया, लिमिट का वैल्यू क्या आता है 1, और 1 का बॉक्स क्या होता है 1। इसका आंसर लिख देता है क्या चीज? सही क्या होगा? 0। एक अच्छा क्वेश्चन है IIT लेवल का, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो है sin x का वैल्यू, sin x बाय x का वैल्यू 1 से थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो ये याद रखना, sin x का वैल्यू x हमेशा कम होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो ट्रिगोनोमेट्री में sin x और उसके अंदर एंगल में एक रिलेशन होगा। देखो sin x में तो एक नंबर है भाई, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 एक नंबर है ना। sin ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू होता है वो एक नंबर होता है, और रेडियन वाला एंगल भी एक क्या है? एक नंबर है। यानी sin π/6, sin π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2। समझ रहे हो? sin π/6 क्या होता है 1/2। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि sin x हमेशा x से क्या होता है कम, ठीक है। तो sin π/6 का जो वैल्यू होगा वो 1/2 से क्या होगा कम होगा। नहीं 1/2 नहीं कहना चाहिए, हम लोग ये कहना चाहिए, एक मिनट, जो भी बोलना चाह रहे थे ये बोलना चाह रहे थे, sin π/6 का जो भी वैल्यू होगा वो π/6 से क्या होगा छोटा होगा, हो भी रहा है, क्योंकि sin π/6 क्या होता है 1/2 और ये क्या है 3.14/6, तो ये तो 1/2 से बड़ा होगा ना थोड़ा, हाँ ठीक है 1/2 से थोड़ा बड़ा होगा, हल्का ही बड़ा होगा लेकिन होगा जरूर। तो ये हर हमेशा मेंटेन रहता है रिलेशन, ठीक है। sin x जो है वो x से कम होगा, लेकिन ये कंपेयर तभी संभव है जब x किस में होगा रेडियन होगा। तो रेडियन को ही नंबर से रिलेट कर सकते हैं, अगर डिग्री में रहेगा तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसीलिए अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि रेडियन का क्यों यूज होता है कैलकुलस हमेशा, ठीक है, क्योंकि हर हमेशा रेडियन इसलिए यूज होता है क्योंकि लिमिट डिराइव होता है रेडियन में, और पूरा कैलकुलस लिमिट पे ही डिपेंड है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सारा, इसी कारण से रेडियन का वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हो गए, इसको नोट करो जल्दी। इसको और भी मेथड से हम आगे प्रूफ करेंगे, 10x/x को और इसको साथ में डिराइव करेंगे एक और मेथड से, वहाँ एक फार्मूलाज भी आएगा, थ्योरम आएगा, उसका यूज अच्छे क्वेश्चन को बनाने में होता है, ठीक है, वहाँ डिराइव करेंगे एक और मेथड, बट ये सिंपल मेथड था और रेडियन भी समझ में आ गया यहाँ क्यों होता है ना, इसलिए मेथड अच्छा है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग कॉपी कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। फोर्थ को तो प्रूफ करना नहीं है, फोर्थ तो क्लियर है, क्योंकि sin x/x का वैल्यू 1 से थोड़ा कम होता है, इसलिए उसका बॉक्स क्या होगा 0, और ये रिलेशन भी काफी है इसको समझने के लिए। sin x चूंकि x से कम होता है तो sin x/x क्या होगा 1 से कम होगा, 1 से कम का बॉक्स क्या होता है 0, इसलिए इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 cos x, हालांकि लिमिट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये कहीं कहीं दिख जाता है, तो इसलिए हम इसको बता देते हैं। लिमिट का जो भी क्वेश्चन या फॉर्मूला होता है किस पर होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म पे होगा हमेशा, ठीक है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता है कुछ, अगर होगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर उसमें दिमाग ही नहीं लगाना उसका क्या डिराइव होगा, डेरिवेशन होगा ना, एक पढ़ने में लाया था ना अभी पीछे, ताकि डायरेक्ट F2 कर दिए थे, वहाँ तो क्या फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। जैसे 0/0 है, इन्फिनिटी है, 0 × जो भी बताए 7 फॉर्म, उस पर अगर रहेगा और डायरेक्ट पुट कर दोगे तो गलत आएगा रिजल्ट, गलत क्या आएगा ही नहीं, है ना, वो तो इंडिटरमिनेट खुद है ना, उसमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना होता है। अभी ये तो है ही नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्या है ये 0 पर कॉस का वैल्यू क्या होता है, ऐसे देखने के लिए बता दें, लेकिन इसमें एक अच्छा हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो है ना, अगर इसमें तुम लोग दिमाग लगा के बताना, ठीक है, तब समझेंगे। बॉक्स ऑफ कॉस एक्स, लिमिट ये भी नहीं है, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका वैल्यू तुम लोग सोच के बताओ क्या होगा। बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर, ठीक है, अंदाज से नहीं बोलना है, एक्सप्लेनेशन देना होगा।
जीरो होगा। ठीक है, जीरो क्यों होगा इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा हर जगह ग्राफ है, कोई भी चीज़ को अच्छा से एक्सप्लेन करना होगा तो ग्राफ है, इसलिए हम ग्राफ में बहुत फोकस किए थे फंक्शन में, और फंक्शन पढ़ते थे आप लोग बोर भी होगा इतना ग्राफ हम लोग करे थे। ठीक है, क्योंकि उसका एडवांटेज आप लोगों को आए कि हर क्लास में दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम इसलिए उतना टाइम दिए थे। देखिए कॉस का ग्राफ बनाते हैं, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, -π/2 है, -π है, -3π/2 है। आगे भी जा सकते हैं, चलो ठीक है यहाँ तक रखते हैं। π/2 से थोड़ा क्या जो 1 का वैल्यू होगा इसे थोड़ा कम होगा ना, ये सब चीज़ ध्यान रखना होता, बताया थे ग्राफ के टाइम। और ये कॉस है ग्राफ, चलो इसमें तो कुछ हम लोगों को ज़्यादा करना नहीं, काफ़ी डिटेल में कर चुके थे। समझना लिमिट को है कैसे 1 हुआ था। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो है एग्जैक्ट 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्या दिख रहा है 1, एग्जैक्ट 0 का ना। अगर 0 से थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, 1 से कम होगा ना। देखो ये टॉप पे हाइट था, उसके बाद हाइट घट गया, इसके पहले भी हाइट क्या था, कम था। टॉप पे कहाँ था, 0 पे। अगर x 0 है तो हाइट क्या है, टॉप पे है, दैट इज 1 है। अगर 0 से थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा कम होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1 से थोड़ा कम होगा। जो कॉस का वैल्यू होगा क्या होगा, 1 से थोड़ा, क्या ज़्यादा कभी होगा, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कॉस का वैल्यू, नहीं 1 या 1 से कम ही होता है। तो एग्जैक्टली 0 पर क्या है 1, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे दोनों पे क्या है 1 से थोड़ा कम है। लिमिट से ये वैल्यू आया है तो 1 ही लिखे है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू क्या रहा होगा 1 माइनस, लेकिन 1 माइनस लिखाता नहीं है इसलिए हम लोग 1 ही कहते हैं उसको। ठीक है, अब 1 माइनस का बॉक्स क्या होता है, बस। ठीक है, तो बॉक्स लग गया, इसका आंसर 0 हो गया। तो ये तो कोई लिमिट का फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए थे कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग 7 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0, इनवर्स वाला बताते हैं पहले, साइन इनवर्स x बाई x, ये भी 1 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे भी आप लोग इनवर्स में बताए थे कि x किस में रखना है, रेडियन में रखना है, नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी जितना आया था सब रेडियन में रिजल्ट लिखते थे हम। देखते हैं, और लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स क्या होता है, एक एंगल होता है ना, जो भी आउटपुट निकलेगा एंगल निकलेगा आउटपुट, नहीं तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा बताओ, होगा। अब देखो थीटा टेंस टू 0 एज x टेंस टू 0, x अगर 0 होगा तो थीटा भी क्या होगा 0। और अब हम लोगों को पूछ रहा है लिमिट x टेंस टू 0, कॉन्सेंट्रेट रहना। क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स x, खुद में एक क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला के टाइप से नहीं, क्वेश्चन भी समझ सकते, लेकिन फार्मूला टाइप से याद रखेंगे तो आगे हम लोगों को बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। साइन इनवर्स x बाय x, तो साइन इनवर्स x बाय x का वैल्यू जो होगा हम लोगों का लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0। और साइन इनवर्स s की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा, और s की जगह पे क्या लिखेंगे, सब कुछ थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, s की जगह पे क्या दिख रहा है देखो साइन थीटा। ठीक है, उलट गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिमिट थीटा टेंस टू 0, कॉन्सेंट्रेट रहना 1 बाय साइन थीटा बाय थीटा, क्या बोलते हो। और अभी अभी पीछे प्रॉपर्टी बताए थे हम, नहीं कि लिमिट जहां भी फंक्शन है वहां जाएगा, फंक्शन या डिनोमिनेटर में तो यहाँ लिमिट जाएगा, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, 0 तो नहीं हो रहा है ना, इसका वैल्यू 1 हो रहा है, तो ये रिजल्ट 1 बाय 1 क्या होगा, वो यहाँ भी लिख सकते थे हम 1, नहीं। लेकिन अब दिमाग लगाओ तुम लोग, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है कम है, ज्यादा है, वेरी गुड, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा का जो वैल्यू 1 से थोड़ा क्या था कम, वो उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 1 से कम वैल्यू को उल्टाओगे तो क्या होगा 1 से अधिक हो जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू 1 माइनस था इसलिए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 प्लस होगा। लिखने के लिए 1 ही लिखेंगे लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 1 प्लस होगा, नहीं यानी लिमिट से आया इसलिए 1 लिख रहा है, लेकिन इसका हम वैल्यू एक्चुअल यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस होगा। ठीक है,
अब सोचो अगर ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर बॉक्स बोलते हैं इसमें, तो ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, बॉक्स लगाएंगे तो 1 होगा, बिकॉज ये रिजल्ट 1+ था, 1+ का बॉक्स क्या होता है 1 ही होता है। ये सब बात में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ ये सब क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, इसलिए कंप्लीट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगर 8वां फॉर्मूला देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाय x का बॉक्स, तो क्या हो जाएगा 1, बिकॉज ये भी याद रखना रिलेशन, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन x, इस रिलेशन का बहुत काम पड़ेगा कैलकुलस में आगे, ठीक है, ए और डी सब में। यानी साइन x और x में क्या रिलेशन है, साइन x इज लेस देन x बट साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन x होगा, ठीक है, एक रिलेशन ये मेंटेन रखता है आगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू 1+ था, इसलिए बॉक्स लग गया था, क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, इसका भी वैल्यू 1 होता है, बट ये रिजल्ट जो है एक्चुअल में 1+ होता है। क्यों होता है, कारण समझाएंगे। और यहां भी x मस्ट बी क्या चीज, रेडियन, नहीं x रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में कहीं भी नहीं, और याद रख लेना इस बात, कहीं छूट भी जाएगा तो समझना है, ठीक है। कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है तो वहां जो x होगा यानी एंगल होगा हमेशा क्या होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। तो बेटा इसका जो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक फॉर्मूला और हम लिख ही देते हैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ एक बड़ा थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका नाम सैंडविच थ्योरम है, खाने वाला सैंडविच नहीं है, ठीक है, बट उसको सैंडविच ही कहते हैं। साइन x बाय x का बॉक्स जो है वो 1 हो जाएगा, देखो उस पर क्वेश्चन आता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कभी कभी उस पर डायरेक्ट रहता है, ठीक है। इस फार्मूला के साथ उस थ्योरम का भी डिस्कशन करेंगे, और साइन x 10x बाय x का डेरिवेशन भी उसके अंदर होगा, और साइन x बाय x का भी साथ में डेरिवेशन होगा, तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसमें अच्छा से दिमाग लगाना होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। आप लोग याद भी दिला देना कि 10x बाय x का प्रूफ नहीं बताया, उस प्रूफ में छुपा हुआ है एक थ्योरम, ठीक है, उस थ्योरम का यूज क्वेश्चन बनाने में भी होता है आगे, ठीक है। तो आज का लिमिट हम लोग यहाँ तक रखते हैं। देखो फार्मूला लिखाना बड़ा बात नहीं है, अभी तक हम लोग 8-10 फार्मूला लिखे 5 मिनट का काम था, नहीं तो फार्मूला लिखा देते तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो जो भी चीज कॉन्सेप्ट कैलकुलस कॉन्सेप्ट के लिए बना है, कोऑर्डिनेट हम ये बात नहीं बोलते थे आप लोग कभी भी, कोऑर्डिनेट में क्या है फार्मूला, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो हमेशा बोलते थे फार्मूला रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, बट कैलकुलस में हर जगह कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझना होगा अच्छा से, अगर उसमें कहीं भी कमी रहेगा तो बड़ा क्वेश्चन फंसना स्टार्ट होगा। और आप जैसा कि देखे वो फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और अक्सर किसी भी फ्रेंड से आप पूछोगे ये चैप्टर कैसा है आपका, तो बोलेगा बहुत टफ, मतलब ये मुझे नहीं बनता है ना। जनरली 90% बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, 10% ठीक है बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा तो कर लेता है, बट 90% बच्चे फंक्शन को हमेशा टफ के ग्रुप में, लेकिन आप लोग फील कर रहे होगे फंक्शन उतना भी टफ नहीं जितना हम लोग सोचता है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए कि हम लोग काफ़ी डेप्थ में इसको पढ़े हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं। आप देखिए जो बोर्ड में फंक्शन कितना 4 लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, और जेई में 28 लेक्चर दिए थे। हम चाहते तो और 10 लेक्चर कम कर लेते तो उसमें क्या दिक्कत था, ठगना तो आसान बात था। तो वो अगर 10 लेक्चर हम कम कर लेते तो फिर क्या होता, फिर कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर क्वेश्चन बनता नहीं, फिर वो टफ हो जाता चैप्टर। नहीं, अगर आप कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ लेते हो तो कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा होल लाइफ। उसी को रिवाइज करना, आगे भी रिवाइज करना और फिर एग्जाम देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।